नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा आपका स्वागत करता हूं डायडॉग हेल्थ पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। और हम जानेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन कैसे होता है, क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन के, और जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन में डोनर होते हैं क्या उनको भी कोई नुकसान हो सकता है, और कब किडनी ट्रांसप्लांटेशन के मरीज़ अपने काम पर लौट सकते हैं। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण जानकारी आज हमें देंगे जयपुर के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एस यादव सर। हिंदू माइथोलॉजी के अंदर अंग प्रत्यारोपण का शब्द पर पहले वर्णन गणेश जी की मस्तिष्क है, सर है, उसके के रूप में वर्णित है। और जहाँ तक किडनी ट्रांसप्लांट की बात है, जब किडनी काम करना बंद कर देती है तो उस वक्त में किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता रहती है या डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। किडनी ट्रांसप्लांट दो तरह से किया जा सकता है, एक लाइव और दूसरा होता है कैडेवरिक। लाइव ट्रांसप्लांट कहलाता है जहाँ पर किसी जिंदा व्यक्ति का किडनी को निकालकर दूसरे जो पीड़ित है उसके ऊपर लगाई जाए तो वो लाइव किडनी ट्रांसप्लांट कहलाता है। उसके विपरीत अगर किसी का ब्रेन डेथ हो जाए या हार्ट काम करना बंद कर दे, उस स्थिति में किडनी अगर काम कर रही है, उन किडनी को निकाल कर नीडी आदमी के लगाया जाए तो वो कैडेवरिक किडनी ट्रांसप्लांट कहलाता है। किडनी ट्रांसप्लांट का जो एक सब्स्टिट्यूट है या जो एक तरीका है जिंदा रखने के लिए वो है डायलिसिस। डायलिसिस भी दो तरह का होता है। हीमोडायलिस, जिसमें खून के द्वारा खून मशीनों के अंदर जाता है और वहाँ पर फिल्टर आउट होकर वापस पेशेंट के अंदर से वापस खून परफ्यूज कर दिया जाता है, के अंदर से हीमोडायलिसिस कहलाता है। उसके अलावा एक पेरिटोनियल डायलिसिस होती है जहाँ पर कि कंटिन्यूस पेट के अंदर पानी डाला जाता है और वो जब फिल्टर होकर बाहर निकलता है तो उससे किडनी की जगह जो काम करती है उसके बजाय में पेरिटोनियम के द्वारा बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकले जाते हैं, इसे पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। इन दोनों की तुलना में किडनी ट्रांसप्लांट ज़्यादा उचित और बेहतर है। उसके अंदर से किडनी ट्रांसप्लांट के अंदर आदमी फ्री, एक बार सफलतापूर्ण किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद में फ्री रहता है, अपना नियमित कार्य कर सकता है, अपना पूरी तरह से वर्क कर सकता है, उसको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं रहती। जबकि हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस के अंदर उसको मशीनों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और एक रेगुलर इंटरवल के बाद में रीनल ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। कब ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं जो कि रिकवरेबल नहीं होती, जिनके अंदर से मेडिकल ट्रीटमेंट से या सर्जिकल ट्रीटमेंट से हम गुर्दे को वापस से रिवाइव नहीं कर सकते, तो उसके अंदर से किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। सामान्यतः किडनी ट्रांसप्लांट उन कंडीशनों में जहाँ पर कि बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रॉपर मात्रा में नहीं निकल पाते हों, जैसे शरीर के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होने लग जाए, ब्लीडिंग वगैरह होने लग जाए, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस होने लग जाए, इस तरह की सिचुएशंस हैं, या किडनी कम काम करने के कारण से और कॉम्प्लिकेशन होने लग जाए, उस स्थिति में किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ती है। पेशेंट जिसके अंदर और सारी कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जैसे कि किसी का अगर लीवर काम नहीं कर रहा, किडनी काम नहीं कर रही, हार्ट काम नहीं कर रहा, उनके अंदर भी किडनी ट्रांसप्लांट करना संभव है। कुछ तो ऐसे ही रहते हैं जो कि किडनी ट्रांसप्लांट करने पर वापस से रिवर्ट हो जाते हैं। हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका जो पंपिंग प्रोसेस है, जिसे इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, वो कम हो जाता है जब किडनी कम काम करती है। उन सिचुएशन में अगर किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाए तो इजेक्शन फ्रैक्शन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। इसी तरह से कहीं पर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो उसके अंदर भी किडनी ट्रांसप्लांट से मदद मिल जाती है। पर कई बार इस तरह की सिचुएशन होती है कि जहाँ पर कि दोनों ऑर्गन साथ साथ में डैमेज हो, जैसे लीवर, हार्ट भी डैमेज होगा, तो उसके अंदर से अगर कैडेवरी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है तो हार्ट के साथ में किडनी ट्रांसप्लांट भी किया जा सकता है, किडनी के साथ में लीवर ट्रांसप्लांट भी करना संभव है। तो इस तरह की कोमॉर्बिडिटीज़ के अंदर से जहाँ पर कि अन्य व्याधियाँ हों, ट्रांसप्लांट करना संभव है। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह, इनके अंदर किडनी ट्रांसप्लांट करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। केवल किडनी अपने को लगाने से और उसके बाद में सब्सिक्वेंटली अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल रख पाते हैं तो किडनी प्रॉपरली काम करने लग जाती है। अब महत्वपूर्ण सवाल आता है कि कैसे किडनी मिले, जिसको नीडी आदमी को किडनी कैसे मिले।
हिंदुस्तान में जो अभी प्रिवेलिंग नियम है उसके हिसाब से क्लोज ब्लड रिलेटिव या क्लोज जो फ्रेंड है, जो इमोशनली अटैच है, वही किडनी या कोई ऑर्गन डोनेट कर सकता है। किडनी के लिए अगर किसी के मदर फादर हैं और कोई क्लोज रिलेटिव, चाचा चाची और इस तरह हस्बैंड वाइफ बच्चे, ये इनको किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दे सकते हैं। पर जिनके पास में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है या जिनके परिवार में इस तरह का कोई देने वाला नहीं है, वो उनके लिए कैडेवर रीनल ट्रांसप्लांट का ऑप्शन उपलब्ध है। जो पेशेंट होता है, जिसको जरूरत होती है, उसका पूरी तरह से जांचें वगैरह होती है। जांचें करने के बाद का उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन के पश्चात उसके ग्रुप का अगर कोई डोनर आता है कैडेवर ट्रांसप्लांट देने के लिए, उसके परिवार वाले लोग तैयार होते हैं, तो उसके लिए ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। विदेशों में बहुत सारे देशों के अंदर जहाँ पर कि ये माना गया कि कैडेवर पर सरकार का हक है, सरकार की प्रॉपर्टी है, वहाँ पर कैडेवर रीनल ट्रांसप्लांट की दर लाइव रीनल ट्रांसप्लांट की तुलना में बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से आवश्यकता है किडनी ट्रांसप्लांट की, जिस तरह से आवश्यकता है किडनियों की खराब होने, डायबिटीज़ और अन्य बीमारियों के कारण से जो किडनी फेलियर की जो इंसिडेंस जैसे बढ़ रहे हैं, उसको लाइव रीनल ट्रांसप्लांट से हम मीट आउट नहीं कर सकते, हमें पूर्ति नहीं कर सकते। तो इसके लिए कैडेवर रीनल ट्रांसप्लांट ही सबसे बढ़िया ऑप्शन है। किडनी रीनल ट्रांसप्लांट के लिए जो कैडेवर रीनल ट्रांसप्लांट है, उसके लिए एक मुहिम के रूप में लेना चाहिए। हर समाज को, हर धर्म के लोगों को, धर्म गुरुओं को, नेताओं को और अन्य NGOs को इसके अंदर से लोगों को के अंदर चेतना फैलानी चाहिए कि ये जो ऑर्गन है, जो किसी के काम आ सकते हैं, किसी को जीवन दान दे सकते हैं, अगर हम उनको साथ में उनको जला दें, दफना दें, तो उनका कोई उपयोग नहीं है। जाते जाते अगर कोई किसी को जीवन दान दे जाए तो बहुत बड़ी उसके लिए दान है। इससे बड़ा दान और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ तक बात है कि कौन सा ट्रांसप्लांट, लाइव रीनल ट्रांसप्लांट के या कैडेवर रीनल ट्रांसप्लांट के आउटकम बेटर है, लॉन्ग टर्म आउटकम, जहाँ तक इन दोनों की आउटकम की बात है और किडनी की या किसी ऑर्गन के सर्वाइव की बात है, उसके अंदर से लाइव रीनल ट्रांसप्लांट जो किसी जिंदा व्यक्ति ने किडनी दी है, उसके रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर रहते हैं बजाय कि कैडेवर रीनल ट्रांसप्लांट के। क्योंकि जो कैडेवर रीनल ट्रांसप्लांट है, उसके अंदर कई बार पेशेंट इन्फेक्शन से या अन्य व्याधियों से उसके अंदर से लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन में रहता है, और जब तक वो पूरी तरह से पक्का नहीं हो जाए कि ब्रेन डेथ हो चुकी है और सर्वाइव करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तब उनके रिलेटिव को इस बात के लिए तैयार करने की प्रयास किया जाता है कि वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए अपने रिलेटिव के ऑर्गन डोनेट करने को तैयार हो। और इस प्रक्रिया में कई बार 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाते हैं। उसके कारण से ये ऑर्गन लाइव रीनल ट्रांसप्लांट की तुलना में उतने बढ़िया काम नहीं करते जितना कि लाइव रीनल ट्रांसप्लांट के काम करते हैं। परंतु फिर भी आवश्यकताएं के अनुरूप और जहाँ पर कहीं कुछ किसी पर कुछ नहीं हो रहा है, कैडेवर रीनल ट्रांसप्लांट को प्रमोट करने की, बढ़ाने की, उसके संबंध में जागरूकता फैलाने की बहुत आवश्यकता है। लाइव रीनल ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनेट करने के पश्चात होने वाली जो समस्या है वो यूजुअली बहुत कम लोगों की होती है। परंतु अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है और अपनी डायबिटीज़ को प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं कर रहा, तो उन केसेस के अंदर लॉन्ग रन में रीनल फेलियर होने की, किडनी खराब होने की, क्योंकि एक जो किडनियों से खराब होने की संभावना रहती है। जहाँ तक बात है स्टोन और ट्यूमर वगैरह या अन्य बीमारियों की होने की बात है, सिंगल किडनी में भी उसके इंसिडेंस करीब करीब उतने ही हैं जब दोनों किडनी उस किसी के लगी रहे। शरीर में एक सिस्टम बना रखा है नेचर ने कि जिससे हम किसी इन्फेक्शन को के अगेंस्ट में लड़ पाएँ, किसी शरीर में आने वाली व्याधियों को शरीर से बचा पाएँ। उसके लिए एक सिस्टम है जिसे एंटीजन एंटीबॉडी कहते हैं, और उस सिस्टम में बाद में भी काम करता रहता है, आप ट्रांसप्लांट करने के पहले भी, ट्रांसप्लांट के बाद में भी। जब वो दूसरे व्यक्ति के दिए हुए अंग को रिकग्नाइज करना चालू करते, आदमी के शरीर जो रिकग्नाइज करना चालू करता है, तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनने लगती है। और ये एंटीबॉडीज़ जो किडनी है
या ऑर्गन है उसके अगेंस्ट में काम करने लगती है और परिणाम स्वरूप उनके रिजेक्शन की चालू हो जाता है। उस रिजेक्शन को रोकने के लिए शरीर की प्रतिरोधी क्षमता उसको फेंकने की कोशिश करती है। उसको रोकने के लिए कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ती है जिसे इम्यूनोसप्रेसेंट कहते हैं। ये इम्यूनोसप्रेसेंट व्यक्ति को, किडनी को या ऑर्गन को अपने बॉडी में समायोजित हो सके लेना आवश्यक होता है। उसको डिसकंटिन्यू करने पर उसके अंदर प्रॉब्लम होने लगती है। जो ट्रांसप्लांट के बाद में किडनी या ऑर्गन का रिजेक्शन है वो 3 तरह का होता है। एक तो हाइपर एक्यूट होता है जिसके अंदर से एकदम लगाते ही और वो किडनी, शरीर उस किडनी को रिजेक्ट कर देता है, किडनी काम करना बंद कर देती है। ये बहुत रेयरली होता है। अभी जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, ब्लड ग्रुपिंग की, ब्लड मैचिंग की, टिश्यू मैचिंग की, HLA टाइपिंग की, एंटीबॉडीज़ की, उसके कारण से इसकी संभावना करीब करीब नगण्य मात्र है। उसके पश्चात आता है एक्यूट रिजेक्शन। एक्यूट रिजेक्शन शुरू के समय के अंदर जो किडनी लगा दी जाती है तो उसके बाद में धीरे धीरे कर बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ वगैरह उसको रिएक्ट करने लगती हैं और उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम करती है ये इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन काम करती है। एक रिजेक्शन होता है क्रॉनिक, जो लेट रिजेक्शन होता है उसका अभी तक कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। धीरे धीरे कर हर ऑर्गन एक पर्टिकुलर समय के बाद में रिजेक्ट होने लगता है। ये रिजेक्शन की रेट वेरी करती है। शरीर में पहले कोई इन्फेक्शन था नहीं, कितना मैचिंग थी, कितना हम अपने आप को इम्यूनोसप्रेसेंट रेगुलरली ले रहे हैं, इन आदि चीज़ों पर निर्भर करती है। जहाँ तक रीनल ट्रांसप्लांट की बात है, यूजुअली रीनल ट्रांसप्लांट की पहली जो तैयारियाँ इन्वेस्टिगेशन है डोनर के और रिसिपिएंट के, ये तैयारी कर दी जाती है नेफ्रोलॉजी से। पहले जो डोनर है उसका सारा वर्कअप किया जाता है कि उसका हार्ट भी, किडनी भी, लंग्स वगैरह हर ऑर्गन का इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं कि वो पूरी तरह से परफेक्ट स्थिति में हो, जिससे कि डोनर को बाद में कोई दिक्कत नहीं हो, ऑपरेशन के वक्त में दिक्कत नहीं हो। और अगर किडनी को सफिशिएंट काम करती लगती है, दोनों किडनी के अंदर से पर्याप्त काम करने की क्षमता है, उसका ब्लड प्रेशर पूरी तरह कंट्रोल है, अगर ब्लड प्रेशर के लिए एक से ज़्यादा दवाई ले रहे हैं तो सामान्यतः उसको डोनर को रिजेक्ट कर देते हैं। और एक्सटेंडेड में हम डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। डोनर पूल को बढ़ाने के लिए मल्टीपल एंटी हाइपरटेंसिव को भी और डायबिटीज़ वाले पेशेंटों को भी इसके अंदर सम्मिलित किया जा सकता है। जब पूरा वर्कअप हो जाता है कि साइकेट्रिक इवैल्यूएशन हो जाता है, जांचें हो जाती हैं, लगता है कि हाँ फिट है और एक किडनी से ये डोनर को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तब उसकी किडनी को लिया जाता है। और इसके लिए जो काम करते हैं वो रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन और यूरोलॉजिस्ट जिन्हें कहते हैं वो करते हैं। एक टीम डोनर पर ऑपरेट करती है, डोनर का किडनी को उसको डिसेक्ट करती है, शरीर में से निकालती है और उसके अंदर से फिर बाद के अंदर से वो ट्रांसप्लांट के लिए लिया जाता है। ट्रांसप्लांट करने के पहले उस जो डोनर की किडनी है उसको बहुत अच्छे से लो टेम्परेचर पर रखा जाता है। उसको टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है आइस के द्वारा, और किडनी की बाहरी सतह तो इस आइस से कवर हो जाती है, अंदर की जो सरफेस है उसके लिए कूलिंग की जाती है। कूलिंग के लिए विभिन्न तरह के फ्लूइड अवेलेबल हैं जिनको किडनी की आर्टरीज द्वारा उसके अंदर भेजा जाता है, जो वेन के द्वारा बाहर निकलता है और उसे फ्लशिंग होती है, अंदर का जो ब्लड जमा उसी फ्लश आउट हो जाता है। साथ में किडनी के अंदर का जो टेम्परेचर है, इनर कोर टेम्परेचर, वो भी नीचे आ जाता है। क्योंकि हमको वार्म किडनी के अंदर या किसी भी अन्य ऑर्गन में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि उसके अंदर टेम्परेचर लो टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जाता तो गर्मी के कारण से या जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से जिस किडनी में ऑर्गन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं है वो धीरे धीरे कर ख़त्म हो जाती है। और ये जो टाइम है ये मिनिमाइज होना चाहिए, इसे वार्म स्टीमर टाइम कहते हैं। अगर आप जब तक परफ्यूज नहीं करते तब वो किडनी को ख़राब होने की जो कारण है वो उसका टाइम इंटरवल है जिसके कारण से जाती है। तत्पश्चात जो कूल करने के बाद में किडनी को जो समय दिया जाता है, ठंड में अगर किडनी को हम रखते हैं तो उसको कारण से किडनी डैमेज हो, जब भी डैमेज होती है, पर डैमेज 24 घंटे तक अगर कूल टेम्परेचर में रखते हैं, कोल्ड स्टीम में रखते हैं उसका, तो 24 घंटे तक भी किडनी को सेव किया जा सकता है और किडनी को सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।
फिर जब किडनी के बाद में फ्लशिंग वगैरह हो जाती है तो ट्रांसप्लांट टीम के एक मेंबर उस ऑर्गन को रिसिपिएंट में जिसकी किडनी ट्रांसप्लांट करती है उसके अंदर लगाया जाता है, उसकी आर्टरी को, उसकी वेन को, उसके यूरेटर को जोड़ा जाता है। अच्छा ट्रांसप्लांट होने पर उसी वक्त में वो टेबल पर, ऑपरेशन टेबल पर ही किडनी अच्छी मात्रा में यूरिन फेंकने लगती है, पेशाब आने लगता है और उसको सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांट माना जाता है। आदमी को उसके बाद में, ट्रांसप्लांट के बाद में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यूजुअली किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद में ग्रेजुअली जो यूरिन आउटपुट होता है, पेशेंट की स्थिति ठीक होने लगती है, उसको खाने पीने की दवाइयाँ के साथ साथ में उसको खान पान भी चालू किया जाता है। उसको शुरू के अंदर अपने को लाइट डाइट दी जाती है, फिर ग्रेजुअली डाइट को हम बढ़ाया जाता है और कुछ समय बाद में वो नॉर्मल जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनके समान डाइट ले सकता है, खाना ले सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परंतु चूँकि वो पेशेंट को इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन पर चल रहा है, इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयाँ शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम कर देती है, इसलिए उसके इन्फेक्शन वगैरह होने की संभावना अन्य लोगों की तुलना में ज़्यादा रहती है। उसको कहा जाता है कि हाइजीनिकली खाना खाएं, चीज़ें हाइजीनिकली रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें, जहाँ रहते हैं वहाँ भी अपने कपड़ों में, हाथों में, अन्य अंगों पर उसके अंदर हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है जिससे कि इन्फेक्शन ना हो पाए और अपने को लगातार मेडिसिन लेने की ज़रूरत है और एक नियमित इंटरवल पर जांचें कराने की ज़रूरत है जिससे ये पता चले कि किडनी किस तरह से काम कर रही है या उसके अंदर हमको कोई मेडिकेशन वगैरह ऐड करने की ज़रूरत है। कई बार किडनी कम काम करने लग जाती है। वो कम काम करना ये ज़रूरी नहीं कि किडनी ने खुद ने कम काम करना चालू कर दिया, बल्कि ये जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन है उनके परिणाम स्वरूप भी किडनी कुछ समय के लिए कम काम करती है। तो उसका टेस्ट कर उनकी टॉक्सिसिटी देखने के लिए टेस्ट कराया जाता है, ये देखने के लिए कि उनका जो हम मेडिसिन दे रहे हैं, जैसे टेक्रोलिमस दे रहे हैं तो टेक्रोलिमस का लेवल क्या है ब्लड में, या साइक्लोस्पोरिन दे रहे हैं तो साइक्लोस्पोरिन का लेवल क्या है, कि दोनों नेफ्रोटॉक्सिक हैं, ये किडनी को असर कर एक तरह इम्यूनोसप्रेसेंट भी है, किडनी को जिंदा रखने के लिए काम किए, और दूसरी तरफ उनका साइड इफेक्ट भी रहता है कि किडनी पर असर कर किडनी को कम काम करने देती है। और उसको टेस्ट करके पता चल जाता है कि किडनी बेसिकली अपने कारण से कम काम करी या इनके कारण से जो इम्यूनोसप्रेसेंट है उससे पता चल जाता है। और जहाँ तक काम की बात है, काम पर ये जो ट्रांसप्लांटेड पेशेंट है, ये 2-1 महीने के बाद में जब इनके यूरिन वगैरह अच्छे से आने लग जाता है, विंडो घाव वगैरह अच्छे से भर जाता है, तो अपने नॉर्मल जो वर्किंग है वो चालू कर सकते हैं और उनको करनी चाहिए। कुछ लोग ट्रांसप्लांट करने के बाद में घर पर बैठ जाते हैं, तो इससे तो फाइनेंशियली वो बहुत कमज़ोर और वीक होते जाते हैं, फिर रीनल ट्रांसप्लांट का कोई उपयोग नहीं है। रीनल ट्रांसप्लांट का उपयोग केवल जिंदा रहने के लिए नहीं है, पर इसलिए भी है कि हम हमारी खुद की जो है जीवन जलाने के लिए जो आय के स्रोत हैं उनको हम बढ़ाएं, जो हमारी आय का जो साधन थे उसको हम यथावत रखें या उसे बढ़ाने की कोशिश करें, और जब भी संभव है जब कि हम काम करें। तो कुल मिलाकर रीनल ट्रांसप्लांट एक बढ़िया ऑप्शन है जिन लोगों के लिए जिनकी किडनी फेलियर हो जाती है, और ये निश्चित तौर पर डायलिसिस से कहीं बेटर है। डायलिसिस के अंदर जो सर्वाइवल है कंपैरेटिवली कम है, जबकि ट्रांसप्लांट के बाद में एक बार किडनी ठीक से काम करने लग जाती है तो उसके अंदर से निश्चित तौर पर ये ट्रांसप्लांट है, चाहे ये कैडेवरिक हो चाहे लाइव हो, ये दोनों ही एक बेहतर ऑप्शन है। मेरे को विश्वास है कि ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी होगी और इससे ट्रांसप्लांट से संबंधित जो कंसेप्ट है वो कुछ आपको समझने में मदद मिलेगी और आप कैडेवरिक रीनल ट्रांसप्लांट को प्रमोट करने में सहयोग करेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे साथ थे जयपुर के प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर SS यादव सर, जिन्होंने हमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। बाकी भारत के प्रसिद्ध डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स से कंसल्ट करने के लिए, परामर्श लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.diadoc.com पर विजिट कर सकते हैं। बाकी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, यूजफुल और रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डायडॉक हेल्थ ज़रूर सब्सक्राइब करिए। बाकी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।